बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रोटेटरी मोशन। पिछली क्लास में हमने आपको मोशन के बारे में समझा दिया था और आपसे कहा था कि मोशन की 3 किस्में होती हैं, ठीक है। उसमें से एक किस्म ट्रांसलेटरी मोशन, वो हमने पढ़ ली थी। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? जिसमें कोई जिस्म इस तरह हरकत कर रहे कि वो जिस्म का हर पार्टिकल एक जैसा फासला तय करे, एक जैसी हरकत करे, उसे कहते थे ट्रांसलेटरी। तो ट्रांसलेटरी की भी बहुत सारी किस्में थी। लीनियर थी, और कौन सी थी? सर्कुलर मोशन थी, ठीक है। रैंडम मोशन थी। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेटरी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिल के गिर्द जब घूमता है, किसके गिर्द घूमता है? एक्सिल के गिर्द। एक्सिल का मतलब क्या होता है? जैसे पहिया है, सही है, इसके बीच में एक एक्सिल होता है और उसके गिर्द वो पहिया घूम रहा है। जैसे पंखा है, ये अपने बीच में एक एक्सिल है, इसका डंडा है, इसके गिर्द घूम रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने एक्सिल के गिर्द घूमे तो ऐसी मोशन को आप क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। इस मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट का हर पार्ट एक जैसा फासला तय नहीं करता। मैंने लास्ट टाइम मिसाल दी थी आपको। ये पंखा है, सही है, ये पंखे का एक पर है। जब ये मूव करेगा ऐसे, तो ये वाली चीज़ इतना फासला तय करेगी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और बीच वाला पॉइंट तो अपने ही गिर्द घूम रहा होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, इसके सारे पार्टिकल एक जैसा फासला तय नहीं कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो ज़्यादा फासला तय कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कम फासला तय कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट अपने एक्सिल के गिर्द, अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है। तो ऐसी हरकत को आप क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। सारे पहिए जो घूमते हैं वो रोटेटरी मोशन है। सारे पंखे जो घूमते हैं वो रोटेटरी मोशन है। मोटर जो घूमती है, मोटर, वो भी एक एक्सिल होता है बीच में, उसके गिर्द मोटर घूम रही होती है। तो ये सारी मोशन क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन, ठीक है। अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द जब कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगाने लगे तो हम कहते हैं कि वो रोटेटरी मोशन है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे टाइप की मोशन। तीसरी टाइप की मोशन को आप कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सही है। ये इसको वाइब्रेटरी नहीं कहना चाहिए, इसको उसूलन कहना चाहिए वेव मोशन। और जो वेव मोशन है फिर उसकी 2 किस्में होती हैं, ठीक है। मैं इसको ये कहूँ वेव मोशन। और इसकी 2 किस्में होती हैं। एक होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरी कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। ये कैसी हरकत है? कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हरकत करे कि अपने असल मुकाम से दाएं बाएं या आगे पीछे हरकत कर रहे हैं। जैसे झूला, झूला देखा आपने? कश्ती वाला झूला, जब वो रुका होता है तो वो उसका असल मुकाम होता है, फिर वो असल मुकाम से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे ये झूले की हरकत है, ये पेंडुलम की हरकत है, ठीक है। कभी ये यहाँ जाता है और कभी ये यहाँ जाता है। ऐसे जो हरकत अंजाम दे, अपने असल मुकाम से आगे और पीछे की तरफ हरकत अंजाम दे रहा हो, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या वेव मोशन। ये हम 10वीं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको तफसील से। हर मोशन को हम बड़ी
डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सही है। ट्रांसलेटरी मोशन को भी हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे, वो किन क़वानीन की पाबंदी करती है, सही है, उसमें क्या फ़िज़िक्स लगेगी, उसमें क्या मैथ लगेगा। इसी तरह हम रोटेटरी मोशन को भी बहुत तफसील से पढ़ेंगे और वेव मोशन को भी तफसील से पढ़ेंगे। वेव मोशन फिर दो तरह की होती है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये जो मोशन है जिसमें एक सिरा बंधा हुआ हो और एक सिरा आज़ाद हरकत कर रहा हो, इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर आप रबर बैंड ले लें, रबर बैंड के दोनों सिरे बांध के यहाँ से इसको ऊपर उठा के छोड़ें, तो ये क्या होगा, ये अपने असल मुकाम से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हरकत कर रहा होगा। इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अगर दोनों सिरे बंधे हुए हों और बीच वाली चीज़ हरकत कर रही हो अपने असल मुकाम के लेफ़्ट राइट या अप एंड डाउन, तो वो कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। दोनों सिरे बंधे हुए ना हो, एक सिरा बंधा हुआ और एक सिरा आज़ाद हो और वो अपने असल मुकाम के लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे हरकत कर रही हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये दोनों मोशन क्या कहलाती हैं, वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन की तारीफ़ थोड़ी सी टेक्निकल है बहुत ना। कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हरकत करे कि उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन उसके तय करदा डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको अभी, लेकिन हम जब इसको 10वीं क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको और हम तफसील से बताएंगे। तो आपको ये पता चल गया वेव मोशन क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट अपने असल मुकाम से लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे हरकत अंजाम दे रहा हो। जैसे देखो ये स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग से आप एक ऑब्जेक्ट बांध दो ऐसे करके, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के छोड़ दूँ, तो क्या करेगा, अपने असल मुकाम से ऊपर और नीचे ऐसे हरकत अंजाम देने लगेगा। तो बोलेंगे ये भी कौन सी मोशन है, वेव मोशन है। इसका एक सिरा बंधा हुआ है, एक सिरा आज़ाद है, इसको आप बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। अगर दोनों सिरे बंधे होते तो फिर हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। तो हरकत की 3 टाइप हमने पढ़ी। पहली टाइप ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी टाइप रोटेटरी मोशन और तीसरी टाइप वेव मोशन। ये बात क्लियर हो गई आपको? चलें जी, अब हम जा रहे हैं बाज़ाब्ता मोशन को डिस्कस करने के लिए, और मोशन की बेसिक चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई भी गाड़ी या ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट फर्ज कीजिए ए मुकाम है और ये मुकाम बी है। ये कोरंगी 3 नंबर का स्टॉप है और ये 6 नंबर का स्टॉप है, मिसाल है। एक आदमी इस तरह से जाए, टेढ़ा मेढ़ा सफ़र करता हुआ यहाँ पहुँचे, और एक आदमी बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाए और ऐसे पहुँचे, तो ये जो फासला है ये वाला जो उसे टेढ़ा मेढ़ा किया है, इसको आप कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और ये जो एक ही डायरेक्शन में तय करदा फासला है इसे आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये देखिए इसकी डायरेक्शन बदल रही है, कभी ये यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी गली में मुड़ गया, कभी रोड पे आ गया। ठीक है,
कभी चौक पे चला गया, ऐसे इसकी हर लम्हा डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। तो जब डायरेक्शन बदलते हुए वो फासला तय करता है उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्टेंस। और अगर उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है बस, तो उसे आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को जाहिर करते हैं एस से, सही है। इसको जाहिर किससे करते हैं, एस से। और डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करते हैं डी से। और इसको भी नापते हैं आप मीटर में, और इसको भी नापते हैं आप मीटर में। तो इसकी तारीफ कैसे करेंगे आप, दो पॉइंट के दरमियान तय करदा ऐसा फासला जिसकी डायरेक्शन बदल रही हो, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान तय करदा ऐसा फासला जो एक ही डायरेक्शन में हो, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस को एस से जाहिर करते हैं और उसको नापते मीटर में। डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर करते हैं और उसको नापते मीटर में। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हेडिंग डालें और लिखें इसके बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है स्पीड। हम इस चैप्टर के अंदर हरकत को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और गाड़ी की, किसी भी गाड़ी की खुसूसियात, उसका चलने के अंदर क्या मैथ इस्तेमाल होता है और उसमें क्या कवानीन लग रहे होते हैं, इन सब का मुताला करेंगे इस चैप्टर में। स्पीड से क्या मुराद है, आपने देखा ना, गाड़ी कभी तेज़ चलती है, कभी स्लो चलती है। जब तेज़ चलती है तो हम कहते हैं इसकी स्पीड ज़्यादा है, जब स्लो चलती है तो हम कहते हैं इसकी स्पीड कम है। तो एक सेकंड में कोई भी गाड़ी जितना फासला तय करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। एक सेकंड में, अच्छा एक सेकंड भी कह सकते हैं, एक मिनट भी कह सकते हैं, एक घंटा भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं इकाई वक्त में, इकाई वक्त में। इकाई वक्त का क्या मतलब, इकाई वक्त का मतलब एक सेकंड भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है। एक, इस एक को आप कहते हैं इकाई वक्त उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं यूनिट टाइम। क्या कहते हैं, पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक इकाई वक्त में कोई गाड़ी जितना फासला तय करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। या एक सेकंड में कोई भी गाड़ी जितना फासला तय करेगी वो उसकी स्पीड कहलाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है, ये एक सेकंड में 10 मीटर जा रही है। एक और गाड़ी है, ये एक सेकंड में 8 मीटर जा रही है। एक और गाड़ी है, ये एक सेकंड में 12 मीटर जा रही है। एक सेकंड में ये कितना फासला तय कर रही है, 10 मीटर। एक सेकंड में ये 8 मीटर और एक सेकंड में ये, हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी है और सबसे कम स्पीड 8 मीटर वाले की है। ठीक है, तो ज़्यादा स्पीड होती है तो ज़्यादा फासला तय करता है, कम स्पीड होती है तो कम फासला तय करता है। एक इकाई वक्त में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करे वो उसकी स्पीड कहलाती है। अच्छा, अब स्पीड मालूम कैसे करते हैं। फर्ज कीजिए कि मैं 12 बजे ठीक भागना शुरू हुआ, 12 बजे भागना शुरू हुआ और 12:05 तक भागता रहा।
कितने सेकंड तक भागता रहा? 5 सेकंड। ठीक है, तो मैंने दौड़ लगाई, कितने सेकंड लगाई है? 5 सेकंड। और 5 सेकंड में मैंने जो फासला तय कर लिया, फर्ज कीजिए ये 40 मीटर फासला तय कर लिया, यानी जहाँ से मैंने भागना शुरू किया और जहाँ मैं जाके रुका वहाँ से हमने डोरी लेके नापा है, तो कितना निकला? 40 मीटर। ठीक है, तो मैंने टोटल कितना फासला तय किया? 40 मीटर। कितने टाइम में तय किया? 5 सेकंड में। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फासला तय किया 40 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगाया? 5 सेकंड। 40 मीटर फासला 5 सेकंड में तय किया। 1 सेकंड में कितना तय किया होगा? 8। 1 सेकंड में कितना तय किया होगा? हाँ, इन 1 सेकंड मैंने जो फासला तय किया होगा वो कितना होगा? 8 मीटर। 1 सेकंड में जो फासला तय किया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो मैंने डिस्टेंस कितना तय किया? सॉरी, उसी को कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। मैंने 1 सेकंड में जितना फासला तय किया वो मेरी स्पीड होगी 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मैंने मालूम कैसे किया? 8। मैंने टोटल फासले को टोटल टाइम से डिवाइड किया है। टोटल फासला कहाँ लिखा है? ऊपर। और टाइम जो है वो कहाँ लिखा है? नीचे। और डिवाइड किया ना 5 अट्ठे। इसका मतलब है ऊपर क्या लिखते हैं? कवर डिस्टेंस। नीचे क्या लिखते हैं? टाइम। जो जवाब आता है वो क्या कहलाता है? स्पीड। स्पीड को हम किससे जाहिर करते हैं? v से। स्पीड को किससे जाहिर कर रहे हैं? जो उसने टोटल डिस्टेंस तय किया है उसको किससे जाहिर कर रहे हैं? s से। और जो टोटल टाइम उसने खर्च किया है उसे किससे जाहिर कर रहे हैं? t से। तो स्पीड मालूम करने के लिए आप ऊपर क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल टाइम। जो जवाब आता है वो क्या होता है? 1 सेकंड में तय करदा फासला आ जाता है। 1 सेकंड में तय करदा फासला। तो यहाँ से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जब भी आपको किसी गाड़ी की स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करते हैं? आप ये देखते हैं कि उसने टोटल फासला कितना तय किया और आप ये देखते हैं कितने टाइम में तय किया है। और स्पीड मालूम करने के लिए आप टोटल फासले को कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और टोटल टाइम को कहाँ लिखते हैं? नीचे। ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसको नापते किस में है? जैसे फासले को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, सही है। तो स्पीड को किस में नापते हैं? इसके लिए फासला है, फासले को मीटर में नापते हैं, वो मीटर ऊपर लिख दीजिए। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। तो लिहाजा स्पीड को नापते हैं मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। यानी ये जो मैंने लिखा है कि मेरी स्पीड 8 है, वो 8 क्या है? मीटर पर सेकंड। बोलेंगे ऐसे, मेरी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है। मेरी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब? 1 सेकंड में 8 मीटर भागा हूँ। इसको यूँ भी लिखते हैं और इसको यूँ भी लिखते हैं। ये मीटर लिखा, ये सेकंड नीचे है, जब इसको ऊपर लेकर आते हैं तो ये माइनस में तब्दील हो जाता है। यूँ भी लिखते हैं, ऐसे भी, और ऐसे भी लिखते हैं। मीटर पर सेकंड। पढ़ते कैसे इसको? मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड का यूनिट समझ रहे हैं आप? जिसमें उसको बयान करेंगे। जैसे आटे को जब आप बयान करते हैं तो किलोग्राम में बयान करते हैं, पेट्रोल को बयान करते हैं तो लीटर में बयान करते हैं। ऐसे ही स्पीड को जब बयान करेंगे तो किस में बयान करेंगे? मीटर पर सेकंड। ये स्पीड का यूनिट होता है। कैसे बना ये यूनिट? जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में जो स्पीड है उसका यूनिट हमने, फासला है उसका यूनिट लिख दिया, टाइम का यूनिट लिख दिया। इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? स्पीड का यूनिट बन गया। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम
is called speed. ये इसकी डेफिनेशन हुई। एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना फासला तय करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। ये इसका फार्मूला होगा और ये इसका यूनिट होगा। इसको यूँ भी बयान कर सकते हैं मीटर पर सेकंड, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। इसको इनवर्स बोलते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे भी बोल सकते हैं। ये ज़्यादा वो है, मीनिंगफुल है। मीटर सेकंड इनवर्स, ये इनवर्स तो इसमें आ ही नहीं रहा। पर सेकंड समझ में आ रहा, पर सेकंड का मतलब फी सेकंड। ठीक है, बता रहे हैं इसे।